हेलो, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बात बेबाक। मैंने यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ये देखा है, महसूस किया है कि प्रायः जो न्यूज़ चैनल होते हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो राजनीतिक मामलों का, घटनाओं का, नेताओं का, नीतियों का विश्लेषण करते हैं, वो कहीं न कहीं किसी ख़ास विचारधारा से प्रेरित होते हैं या तो किसी ख़ास पार्टी, नेता का विरोध करते हैं, आँख मूंद कर विरोध करते हैं या आँख मूंद कर समर्थन करते हैं। यह स्थिति मुझे उचित नहीं लगती है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि इन सोशल मीडिया साइट्स पर निष्पक्ष विश्लेषण का अभाव है। इसलिए मैंने यह विचार किया कि एक निष्पक्ष विश्लेषण करने की कोशिश की जाए। सभी पार्टी के नेताओं की, राजनीतिक घटनाओं की, उनकी नीतियों की, उनकी नेतृत्व क्षमता की, उनकी योजनाओं की। इस प्रयास में मैं ये पहला वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे विश्लेषक हैं, जो आँख मूंद कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करते हैं खुल्लम-खुल्ला। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कोई भी गलत काम नहीं किया है? उनके सभी काम सही थे, कोई गलत नहीं था? या मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आँख मूंद कर नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने उन 11 वर्षों में कोई भी अच्छा काम नहीं किया? उनके में कुछ भी अच्छा उनके द्वारा नहीं हुआ है? इसी प्रकार का एक और उदाहरण ममता बनर्जी का लेना चाहूँगा। ममता बनर्जी पिछले 3 कार्यकाल से वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई और कुछ लोग आँख मूंद कर उनका विरोध करते हैं, कुछ लोग आत्म समर्थन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, किसी भी कहीं भी हो, किसी पार्टी की हो, किसी सरकार की हो, अच्छी-बुरी दोनों हो सकती है। इसलिए मैं यह प्रयास करना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हर महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण हो, तो निष्पक्ष विश्लेषण हो कि ताकि दर्शक इस बात को समझ सकें, अपने विवेक से निर्णय ले सकें और इस पर अपना विचार व्यक्त कर सकें। चलिए, तो आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस कड़ी की शुरुआत बहुत चर्चित एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष मतदाता पुनरीक्षण और ईवीएम के बारे में बताना चाहता हूँ, बात कर लूँगा। ईवीएम से बहुत लोग को विरोध है। सर के भी बहुत विरोध हो रहा है, सर का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग इसे बहुत खतरनाक बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया के लिए खराब है, लोकतंत्र के लिए खराब है। ऐसी बात तो है नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सर को प्रारंभ किया गया। इस विशेष मतदाता पुनरीक्षण को 2003 के बाद लगभग 22 वर्षों के बाद ये किया गया। तो क्या ये उचित नहीं है कि 22 वर्षों से जो मतदाता सूची चल रही है, उनमें सुधार किया जाए? इस दौरान बहुत सारे लोग मर भी गए होंगे, बहुत सारे लोग दूसरी जगह चले गए या कुछ नए आए, बच्चे जन्म लिए, उनका नाम जुड़ना चाहिए। जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ ठीक था। नाम जुड़ते भी थे, नाम कटते भी थे, शिफ्टिंग भी होता था, लेकिन गहन रूप से नहीं होता था। तो इसको सुधार को करने इससे सुधारने के लिए, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक निर्णय लिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाए मतदाता सूचियों का। और बिहार में यह काम सफलतापूर्वक किया भी गया। कुछ पार्टियों ने आरोप लगाया कि यह ठीक नहीं है, हड़बड़ी में किया गया और जानबूझकर एक खास पार्टी गठबंधन के मतदाताओं को प्रताड़ित किया गया, उनके नाम काट दिए गए। हालाँकि जैसा कि विपक्ष का दावा था कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। निर्वाचन आयोग ने औपबंधिक मतदाता सूची पब्लिश करने के बाद एक समय दिया, कुछ समय के लिए लगभग 15-20 दिनों का समय दिया, उसमें आपत्ति दर्ज करने की। तो यह जो दावा निरंतर विपक्ष के द्वारा किया गया कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए गलत तरीके से, तो उस अवधि में, दावा आपत्ति की अवधि में किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी व्यक्ति ने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की? यदि नाम अवैध तरीके से काटे गए थे, किसी खास वर्ग के, किसी खास समुदाय के, किसी खास पार्टी के लोगों के,
तो उन लोग को समय रहते आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। आपत्ति दर्ज न करना यह दिखलाता है कि उनके आरोप झूठे थे। दूसरी तरफ 21 लाख लोगों के नाम जोड़े ले गए थे, उस पर भी आरोप लगा कि मुख्य निर्वाचन आयोग ने एक खास पार्टी के इशारे पर एक खास वर्ग के समर्थक लोगों का नाम जोड़ा है। इसका भी साक्ष्य कोई नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आरोप विपक्ष लगाए या कोई भी लगाए, तो उसका प्रमाण भी रखे और प्रमाण के साथ आरोप लगाए। अनावश्यक बवंडर पैदा करने से जनता के बीच में विश्वसनीयता घटती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए और आप आसपास इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे हैं कि इनका नहीं कटा, उनका नहीं कटा, किसी का नहीं कटा, गलत तरीके से, तो आपके मन पे शंका होगी कि विपक्ष अनावश्यक प्रोपेगेंडा फैला रहा है और उनकी बातों में कोई दम नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि विपक्ष ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि वह गलत नैरेटिव फैलाएगा समाज में, तो यदि उसको यानी विशेष पुनरीक्षण में अपने मतदाताओं के नाम कटने का डर है, तो वह यह इस निर्णय पर कैसे पहुंच गया कि जितने नाम कटे हैं सब उसके वोटर थे। तो ये स्वाभाविक आम लोगों के मन में, जो निष्पक्ष सोच रखते हैं, उनके मन में यही आएगा कि क्या एक फर्जी वोटर इन लोगों के द्वारा ही जोड़े गए थे। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गया कि जिनका नाम कटा वो मुझे ही वोट देने वाले थे। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत नाम काटेगा, उसमें दोनों प्रकार के वोटर हो सकते हैं। एनडीए को भी वोट देने वाले हो सकते हैं, महागठबंधन को भी वोट देना हो सकता है, या अन्य किसी को देना हो सकते हैं, मिली जुली हो सकती है। निश्चित एक आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वोटरों के नाम काट दिए गए गलत तरीके से। यानी इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि उन फर्जी वोटर्स को बना के बचा के आज तक आप लोगों ने रखा है, तो आप खुद दोषी बनेंगे। इसलिए जब भी विरोध करें, सही तरीके से करें। एक आरोप लगा कि बीएलओ काम नहीं कर रहे थे ठीक से। मुझे भी लगता है कि बीएलओ ने काम में कुछ लापरवाही की है। बीएलओ लोग और भी बहुत सारे लोगों के नाम काट सकते थे यदि वो घर घर सही तरीके से जाते। किसी किसी क्षेत्र में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी टोले में शिकायत आई है कि बीएलओ आते हैं, अमुक जगह बैठ जाते हैं और वहीं से सब काम कर लेते हैं। ठीक से डोर टू डोर सर्वे नहीं की है। ठीक है, यदि ऐसा था भी तो उस प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओ के साथ बीएलए लगाए गए थे, बूथ लेवल एजेंट, जिनकी नियुक्ति राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई थी, वो उन पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां काम कर रहे थे, तो उन्हें आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। राजनीतिक पार्टियों को जब लगा कि विशेष पुनरीक्षण होगा, तो उनका विरोध करने की बजाय वो लोग अपने बीएलए के थ्रू इस काम में पूरा सहयोग करते, पूरी पारदर्शिता से काम हो जाती और किसी को कहीं कोई शक शुबहा नहीं होता, मतदाता सूची शुद्ध हो जाता है, तो अच्छी बात होती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे मूल कुंजी, आधार उसका मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही होता है। यदि मतदाता सूची शुद्ध नहीं हो तो पूरी प्रक्रिया, पूरी कवायद बेकार। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार में सफलतापूर्वक इस कार्य करने के बाद अब दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु, बंगाल समेत 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस काम को शुरू किया है, जो अभी भी चल रहा है। तो वहां के भी जो विपक्ष है, जिनको जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसमें सहयोग करना चाहिए और उसमें अपने बूथ लेवल एजेंट के थ्रू बीएलओ के काम की निगरानी करें, बीएलओ को सहयोग करें, आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके इस काम को सफलतापूर्वक कराया। एसआईआर की घोषणा होते ही नित्य बंगाल बॉर्डर से बांग्लादेश से घुसपैठियों, रोहिंग्या, इन लोग भागने की खबरें आ रही है। यानी कहीं ना कहीं ये बात सत्य था कि अवैध रूप से वोटर रह रहे थे, उन्हें वोट के लोभ में बनाकर रखा गया था, उन, उनका दुरुपयोग होता रहा है और कहीं ना कहीं बंगाल में घुसपैठियों के समर्थन से ही ममता सरकार लगातार जीतती रही। यही आरोप पहले ममता बनर्जी खुद लगाती थी बागपंथी सरकारों पर। जब 77 के बाद से लगातार बागपंथी शासन 34 साल रहा,
2011 तक, तो यही ममता बनर्जी इस आरोप को लगाती थी। और पूरा पैटर्न अभी भी वही है, जो काम पहले वामपंथी करते थे आजकल ममता बनर्जी कर रही है। इसलिए उनका विरोध हो रहा है। वो विरोध SIR का इसलिए कह रही है, निर्वाचन आयोग को धमकी तक देती है कि खतरनाक खेल है, न करें। लेकिन अधिकांश लोग, जो आम लोग हैं, वो SIR के समर्थन में दिख रहे हैं। और एक बार ये पूरे देश में हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से सभी मतदाताओं को आधार से लिंक कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मतदाता एक से अधिक जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि एक से अधिक जगह पर उनका नाम दर्ज है, वो अपने मूल निवास पर भी है, जहाँ काम करते हैं वहां भी है, कहीं और जगह चले गए वहां भी है। कितने लोग का 3-4 जगह भी नाम हो सकता है। यदि इसे अनिवार्य रूप से इपिक को आधार से लिंक कर दिया जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, और उसके बाद दोहराव वाली बात भी खत्म हो जाएगी। तब उसके बाद जो मतदाता सूची रहेगा वो सही रहेगा। और एक हमेशा इतने लंबे लंबे समय के बाद न खड़ा करके हर लोकसभा चुनाव के पहले 1 वर्षों का समय लेकर के पूरी अच्छे से रिवीजन कराया जाए। जैसे अगला लोकसभा चुनाव 2029 में है, तो अभी तो खैर सभी राज्यों में हो रहा है। हो सके तो उस वक्त करा ले, 28 में, या तो 33 में करा ले। या एक सतत प्रक्रिया बना कि लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले हर राज्यों में ल- मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, सघन पुनरीक्षण कर ले। इससे कहीं कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं होगी, और हमेशा ऐसे होता रहेगा, ये सही रहेगा। सब पार्टियां सहयोग दें, मीडिया वाले भी अच्छे से प्रचार प्रसार करें, और जहां कोई अनियमितता होती है तो उस अनियमितता को हाईलाइट करें, उनको ठीक से करने में अपना सहयोग करें। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक, ईवीएम। ईवीएम से भी बहुत लोगों को बहुत आपत्ति होती है। आश्चर्य की बात है, ईवीएम पूरी तरह देश में पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में लागू किया गया था। उस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, नेतृत्व में कांग्रेस की अगुवाई में UPA की सरकार बनी। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हारी, यानी भाजपा हारी, NDA हारा, तो किसी ने ईवीएम पर तो सवाल नहीं उठाया। ईवीएम खराब है, ईवीएम को हैक किया गया है, इस किस्म की कोई बातें नहीं हुई थी। उसके बाद 2009 में पुनः ईवीएम से ही चुनाव हुआ, कांग्रेस की वापसी हुई, दूसरी बार लगातार सत्ता में आ गई। उस वक्त भी ईवीएम का बात नहीं उठा। इस प्रकार यदि ईवीएम हैक होता, ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सकता, तो क्या कांग्रेस इतनी दूध की धुली हुई है कि 2014 में ये काम नहीं करती? कथित रूप से मैं 1 मिनट के समझ लूं, 2004 में ईवीएम को हैक करके चुनाव जीत लिया गया, तो 2004 में वाजपेयी की सरकार थी, तो वाजपेयी जी ने या तो ईवीएम हैक नहीं किया, या उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तरफ यानी कांग्रेस की इस बात को, हमारे 2004 में निष्पक्ष चुनाव हुए थे, तो ईवीएम के चुनाव होने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी हट गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। ठीक है। 2009 में कांग्रेस वापस आ गई, तो यह इस बात को माना जाए कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए ईवीएम का दुरुपयोग की शुरुआत की। 4 में जब वाजपेयी जी सत्ता में थे, उनकी सरकार चुनाव हार गई, तो ईवीएम को हैक नहीं किया गया, ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष हुए थे। यदि ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम का दुरुपयोग किया सकता है, तो क्या यह माना जाए कि 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने ईवीएम को हैक करके जीता था? दूसरा, यदि ऐसा होता तो फिर 2014 में कांग्रेस ईवीएम को हैक क्यों नहीं कर लेती? 2014 में तो बुरी तरह आ गई, नरेंद्र मोदी आ गए। अब नरेंद्र मोदी 2014 में आ गए, तो पूरा विपक्ष खासकर कांग्रेस इस बात को माने, 2014 का चुनाव स्पष्ट तरीके से हुआ था। 2000 चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत ईवीएम के चलते नहीं हुई थी, क्योंकि सत्ता में थे ही नहीं। 19 में फिर बात आया, यही वही, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया, ईवीएम को हैक किया। जहां तक मेरी समझ है, मैं भी चुनाव प्रक्रिया से बहुत
गहरे तक जुड़ा रहा हूँ। मैं चुनाव का प्रशिक्षक रहा हूँ, ईवीएम के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ईवीएम को जब इंटरनेट से जोड़ा नहीं जाता है तो उसे हैक कैसे कह सकता है। हैक करना बहुत मुश्किल है। ईवीएम को रैंडमाइजेशन से एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग। उसके बाद ईवीएम में लॉक्ड होता है प्रत्येक बूथ को। ऑब्जर्वर की उपस्थिति में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं, उनकी मौजूदगी में सब पूरी प्रक्रिया होती है। ईवीएम का दुरुपयोग करना एक हुआ है, ये बहुत मुश्किल नहीं हो सकता है। यदि विपक्ष को सचमुच में ईवीएम पर आपत्ति है तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के कह दे कि जब तक भारत में ईवीएम से चुनाव होगा हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। स्पष्ट कह दे कि जब तक ईवीएम रहेगा हम लोग किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जिस राज्य में आप मजबूत हैं, जिस राज्य में आपके जीतने की संभावना है और आप जीत जाते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2 बार लगातार बम्पर मेजोरिटी जीतते हैं चुनाव। तो अरविंद केजरीवाल को जब एक नई नवेली पार्टी को 70 में 67 सीट, उसके बाद वाले चुनाव में 70 में 65 सीट मिली है, तो ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों को क्या उस वक्त सवाल नहीं उठाना चाहिए था? क्या अरविंद केजरीवाल की नैतिकता ने इस बात को अलाउ किया कि वो कहें कि हाँ 70 में 67 सीट मुझे आ गया है, बहुत सामान्य लगता है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, इतना मुझे नहीं आना चाहिए था। अब चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए या फिर से कराया जाए, तो उस वक्त तो उनकी इसकी नहीं सूझी। तो ईवीएम के चुनाव हो, जब आपके मन मुताबिक रिजल्ट आ जाए तो ईवीएम अच्छा है, हार जाए तो ईवीएम खराब है। इसी प्रकार ममता बनर्जी लगातार 3 चुनाव इसी ईवीएम से जीती है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, तमिलनाडु में, केरला में, वहां तो भाजपा नहीं जीतती है, वहां ईवीएम हैक नहीं होता है। यानी कि जहां जहां एनडीए जीते वहां ईवीएम हैक हो गया, जहां एनडीए हार जाए वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। तो यह मतलब कि दोहरा डबल स्टैंडर्ड आम मतदाताओं के समझ से बाहर है। मतदाता भारत में 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक ऐसे मतदाता होते हैं जो आंख मूंद कर किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। आप लाख कन्विंस कर लीजिए, कुछ बोलिए, वो उसी पार्टी को वोट देंगे। दूसरे ठीक उसके उलट होते हैं। आप लाख बोलिए, कन्विंस कीजिए, पूरा प्रचार प्रशासन करिए, लेकिन वो किसी खास पार्टी का विरोध ही करेंगे, उसको कभी वोट नहीं देंगे। ठीक। तीसरे जो होते हैं फ्लोटिंग टाइप के स्विंग वोटर्स होते हैं, वे सिर्फ ये न्यूट्रल वोटर्स होते हैं। सरकार बनाने बिगाड़ने में सबसे अधिक भूमिका उनकी ही होती है। विपक्ष गलत नैरेटिव चला करके, गलत तरीके से गुमराह करके जब एक प्रोपगंडा फैलाता है किसी संस्था के विरोध में, किसी पार्टी के विरोध में, किसी नेता के विरोध में, तो वैसे न्यूट्रल वोटर उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनकी सहानुभूति मिलती है। विपक्ष के लगातार चुनाव हारने का एक बहुत बड़ा कारण है। विपक्ष को सरकार की नीतियों का आलोचना करना चाहिए, लेकिन ये आलोचना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए या आलोचना राष्ट्र हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जनता इस बात को बहुत गहराई से देखती समझती है, इसलिए बार बार नतीजे विपक्ष के प्रतिकूल आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष ईवीएम के बारे में अभी इतनी बातें कर रहा है, कांग्रेस को 99 सीट आ गई तो बहुत जश्न मनाया गया। ऐसा शो किया गया कि जैसे कांग्रेस ने किला फतह कर लिया। तब ईवीएम के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी। फिर लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह में हारने के बाद हल्ला हुआ ईवीएम खराब है। उसी वक्त झारखंड में चुनाव हुआ है, तो झारखंड में ईवीएम का रोना नहीं रोना गया। यहाँ मुझे उमर अब्दुल्ला की एक बात याद आती है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हालांकि वो एनडीए के अलायंस नहीं है, वो इंडी गठबंधन के ही अलायंस पार्टनर। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि किसी को ईवीएम पर ऐतराज है तो ईवीएम से चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार करे और ईवीएम से चुनाव न लड़े, जीतने पर भी उसकी आलोचना करे। हार से हारने पर करेगा
और ईवीएम की आलोचना भी करेंगे, ईवीएम से चुनाव भी लड़ेंगे, जीत जाएंगे तो ठीक है, हार जाएंगे तो ईवीएम हैक हो गया। तो इस बात पर आम मतदाता कहाँ से विश्वास करेगा, कितना विश्वास करेगा? एक तो कोई तुक नहीं है। आप सभी विपक्षी दल एक मत हो करके या एक नीति बना दीजिए, एक तय एजेंडा तय कर लीजिए कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक हम लोग चुनावी प्रक्रिया भाग नहीं लेंगे। नो बैलेट पेपर, नो पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, या स्पष्ट उनका एजेंडा हो, तब जनता समझेगी इस बात को, इस बारे में तब बेटा से विचार किया जाएगा। नहीं तो अपने मन मुताबिक चुनाव परिणाम के हिसाब से आप ईवीएम को दोष और गुण निकालेंगे, तो यह रणनीति बहुत कारगर नहीं होने वाली है। संक्षेप में मैं इस वीडियो का समापन करने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी कोई विकल्प नहीं है। भारत लाख बुराइयां सही, लोकतांत्रिक पद्धति में ही सब कुछ संभव है। यहाँ राजतंत्र नहीं होने वाला, तानाशाही नहीं होने वाली है, सैन्य शासन भी नहीं होने वाला है। जो होगा वो लोकतंत्र से ही होगा। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करें। यदि कुछ कमियां हो तो सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर उसकी निंदा करें और अनावश्यक प्रोपेगेंडा फैलाने से बचे। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र पर अविश्वास पैदा होता है और विदेशी मीडिया समय भारत के प्रति जो सहानुभूति नहीं रखते हैं, भारत का अहित जो चाहते हैं, उन्हें भी इस बात को प्रचारित करने का मौका मिलता है कि भारत भले ही अपने को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे, लेकिन वहाँ की चुनाव प्रक्रिया भी संदिग्ध है। इससे देश की पूरी छवि को नुकसान पहुंचता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में शीघ्र मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आगे भी इस चैनल पर लगातार इसी प्रकार के मुख्य रूप से राजनीतिक वीडियो ही मिलेंगे और प्रयास करूंगा कि वो वीडियो निष्पक्ष हो और सभी पक्ष को माना जाए, सभी पक्ष को मानो, स्वीकार हो, ऐसा उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।